हेलो दोस्तों, स्वागत है लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका। जैसे कि रोज रात 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज स्पेशल कैटलॉगिंग का स्पेशल 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा, 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है। पहला सवाल क्या बोल रहा है? 331 कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जो जानते हो वो फटाफट आंसर दे सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो चलिए 331 का आंसर होगा आपका 331 का आंसर होगा आपका बी, काटा प्लस लोग्स बोला जाता है। काटा प्लस लोग बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आज का 332 क्वेश्चन। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का खास तौर पे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ऐसा ही आएगा आपके। तो चलिए फिलहाल इसका आंसर होगा 332 का आंसर होगा आपका 332 का आंसर होगा आपका ए, ग्रीक भाषा से बनी है। ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आज का। पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसे कहा जाता है? पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसे कहा जाता है? ये अमित किशोर का बुक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग जरूर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और 333 का आंसर होगा आपका 333 का आंसर होगा आपका पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय सूची। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय सूची के उद्देश्य को सर्वप्रथम 1876 में किसने सूचीबद्ध किया था? 334 का आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर बताने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि आपके लिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। कोई भी आप बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं उनका जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि आपका ललिन एकेडमी 2.0 पे ही पोस्ट कर दिया जा रहा है। तो चलिए, ये बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन था, आप लोग जरूर जाकर वीडियो देखिएगा। फिलहाल इसका आंसर होगा आपका ए होगा, चार्ल्स एमी कटर को दिया जाता है, 1876 में किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिब्लॉन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं बता देता हूँ कि ये आपका साक्षमता का क्वेश्चन है। जितना भी फिलहाल जितना क्वेश्चन अभी किए हैं, साक्षमता का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस बात को गौर कीजिएगा कि साक्षमता में बिहार के खास तौर पे जितने भी टीचर का लाइब्रेरियन का साक्षमता का एग्जाम हो चुका है 3 बार, तो इस बात को गौर कीजिएगा। और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सब क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर। तो चलिए फिलहाल बिब्लोग्राफी शब्द की उत्पत्ति बिब्लॉन से हुई है। बिब्लॉन से हुई है। 333 का ए होगा इसका आंसर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिब्लोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो 336 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तकालय 337 क्वेश्चन है। पुस्तकालय सूची और ग्रंथ सूची बिब्लोग्राफी में अंतर क्या है? तो फटाफट 337 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, पुस्तकालय सूची किसी पुस्तकालय में मौजूदा पुस्तकों की सूची है, वही ग्रंथ सूची समान पुस्तकों की सूची है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साक्षमता का क्वेश्चन है आपका। अब ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रथम प्रकाशन कब और किस वर्ष हुआ था? तो बताइएगा फटाफट। 338 का आंसर होगा आपका 1841 ईस्वी में ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रकाशन किया गया था। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 339 क्वेश्चन, ब्रिटिश म्यूजियम कोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो 339 का आंसर होगा आपका ए होगा, एंथोनी पेनिजी के द्वारा। एंथोनी पेनिजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 340 क्वेश्चन, ब्रिटिश म्यूजियम कोड में सूचीकरण के लिए कुल कितने नियमों का निर्माण किया गया था? 340 का आंसर होगा आपका, फटाफट जो जानते हैं वो कमेंट में कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है। 340 का आंसर होगा आपका ए,
91 में है इसका सूचीकरण। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? और एक बात मैं बता देता हूँ कि आपका थ्योरी क्लास भी चल रहा है, तो जो खास तौर पे स्टार्ट किए हैं लाइब्रेरी साइंस तो उनके लिए स्पेशल है थ्योरी क्लास, आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद आप MCQ कीजिएगा तो अच्छे से आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। तो आपको ललित एकेडमिक इसी चैनल के माध्यम से आपका थ्योरी क्लास दूसरे टीचर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उनका क्लास। 341 का फिलहाल इसका आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर 1876 में रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं फिलहाल बताने वाला था परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही सवाल है कि रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तो 342 का आंसर होगा आपका एंथोनी पेनिजी जी हैं, एंथोनी पेनिजी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 343 क्वेश्चन, सॉरी मैं गलत बोल दिया, फिलहाल मैं माफ़ी चाहूँगा। इसका आंसर आपका ए नहीं बी होगा, चार्ल्स एमी कटर। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कि 1876 में सूचीबद्ध कैटलॉगिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं चार्ल्स एमी कटर। ठीक है, तो चार्ल्स एमी कटर को ही रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक माने जाते हैं। बी होगा इसका आंसर, चार्ल्स एमी कटर। चलिए, गलती हो जाती है कभी कभी। 343 रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के नियमों की संख्या कितनी है? तो 345 का आंसर होगा आपका 343 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका ए 205 है नियम, इसका 205 नियम है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टीचर का ही तैयारी क्यों नहीं करते हो, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए फिलहाल एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड AACC के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 344 का आंसर होगा आपका बी होगा 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का प्रकाशन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है आपके लिए, बस मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 345 क्वेश्चन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 AACR2 1 के बारे में पूछा कि प्रथम संस्करण किस वर्ष हुआ था? 345 का आंसर होगा आपका, तो इसका आंसर आपको बहुत ही ईजी है, इसका आंसर होगा 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में ACR1 मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का उद्घाटन हुआ था, प्रथम प्रकाशन। आपसे कई बार सवाल में पूछेगा कि सेकंड प्रकाशन कब हुआ था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड का, तो आप बताइएगा कि 1978 ईस्वी में हुआ था, लेकिन रिवाइज ज़्यादातर पूछता है कि रिवाइज्ड कब हुआ, तो 1988 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए कैसा लग रहा है क्लास आप लोग कमेंट में करके बताते हुए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISBD बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का, ये सारा बिहार सक्षमता में आया हुआ है। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ VBI कर लीजिएगा, ये बिहार सक्षमता में पूछा जा चुका है। तो फिलहाल 346 का आंसर होगा आपका, 346 का आंसर होगा आपका सी 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में हुआ था ISBDM का। और मैं बोल देता हूँ कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार सक्षमता का लाइब्रेरियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जो चाहते हैं वो कमेंट में कर सकते हैं कि बिहार सक्षमता का देखना है जिनको, वो कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद आपका वो क्लास जारी कर दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महामैराथन के तौर पे। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल ISBD के प्रलेखों के डेटा तत्वों को मुख्य संलेख के कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 347 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर 8 क्षेत्र में विभक्त किया गया है।
ए होगा इसका आंसर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। वास्तव में ACR2 का आधार है, किसका आधार है? तो फिलहाल 348 का आंसर होगा आपका डी, ISBD-G का आधार है, ISBD-G का आधार है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AACR2 का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? देख सकते हैं, मैं अभी जस्ट आपको बताया था ये आंसर। तो 339 का आंसर होगा आपका बी, 1978 ईस्वी में। फटाफट आंसर दीजिएगा। तो रिवाइज कब हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रिवाइज पूछ ही चुका है। तो क्या बोल रहा है कि ACR2 का पूर्ण संशोधित, उसी को बोला जाता है, संस्करण प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 350 का आंसर होगा आपका 350 का आंसर होगा आपका 1988 और 98 में किया गया था, जैसे कि हम आपको जस्ट इसके पीछे बताए थे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ACR2 का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? सवाल देख सकते हैं घुमा के कर रहा है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा 351 का आंसर होगा प्रथम प्रकाशन, मतलब 1978 में किया गया था। फिर रिवाइज आया आपका 1988 में आया था। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में कीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CC के लेखक कौन है? सबसे पहले जान लीजिए कि 1934 ईस्वी में भारत के लाइब्रेरियन, फादर ऑफ लाइब्रेरियन बोले जाने वाले डॉक्टर रंगनाथन जी को है। ठीक है, लेखक कौन है? तो डॉक्टर रंगनाथन जी हैं। 1934 में CC आया था। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CC का नवीनतम संस्करण है, तो 353 का आंसर होगा आपका 353 का आंसर होगा आपका ए, 5वां संस्करण। मतलब CC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में 5 ही संस्करण प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूचीकरण के कितने सिद्धांत हैं? 354 क्वेश्चन देखिएगा। 354 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। सूचीकरण के कितने सिद्धांत हैं? तो फिलहाल 354 का आंसर होगा आपका, इसका 5 सिद्धांत ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूचीकरण के कितने उपसूत्र हैं? उपसूत्र कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 355 का आंसर होगा आपका 355 का आंसर होगा आपका ए, 9 है, 9 उपसूत्र हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब के सब आया हुआ है बिहार सक्षमता में, तो अब इसको ध्यानपूर्वक और महामैराथन के तौर पे बिहार सक्षमता में मैं दिखा दूंगा। तो चलिए फिलहाल पुस्तकालय सूची कि इंच कितना माप है, याद रखिएगा कितना साइज होता है। 12.5 सेंटीमीटर आप जानते हैं और 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर के अकॉर्डिंग आपका 356 का आंसर होगा 5 गुने 3। ठीक है, तो 5 गुने 3 बोला जाता है, इसका 356 का आंसर होगा आपका ए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि अभी साइज जस्ट अभी बताए हैं, तो फटाफट कमेंट में कीजिएगा कि 357 पुस्तकालय सूची की सेंटीमीटर क्या होती है। अभी जस्ट बताए थे आपको 12.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर होती है। तो इसका आंसर होगा 357 का आंसर किस में दिया हुआ है? तो आपका 7.5 से लेकर 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तकालय सूची का कौन सा स्वरूप रियल टाइम इंटरेक्टिव रिलेटिव सिस्टम कहलाता है? तो 358 का आंसर होगा आपका 358 का आंसर होगा आपका ए, होगा इसका आंसर। ऑपेक कहलाता है, ऑपेक बोला जाता है। ऑपेक कब आया है? तो आपको पता होना चाहिए 1967 ईस्वी में ऑपेक बना है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। ये याद करना अनिवार्य है आपके लिए। फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि बिहार सक्षमता में आपका प्रैक्टिस मैं जब करवाऊंगा तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्त लोग, आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मैं जितना हो सके मैं उतना कोशिश करूँगा कि आपको सही से सही सूचना और प्रदान की जाए। चलिए 359 क्वेश्चन है। 359 क्वेश्चन क्या बोला है? मार्क 1 कब लॉन्च किया गया? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो फिलहाल मार्क जान लीजिए, मशीन रीडेबल कैटलॉग बोला जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। और सबसे पहले मार्क आया था आपको 1960 ईस्वी में आया है, 1960 ईस्वी में मार्क आया है। लेकिन मार्क 1 आपका आया है 1966 ईस्वी में, 1966 में आया है।
तो 1959 मतलब सॉरी 359 का आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर आपका ए होगा। 1966 में आया है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मार्क टू कब लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल टेंशन लेने की बात नहीं है। मार्क 1 आया है कब आपका? तो 1966 में आया है, और जस्ट आपका 2 साल बाद ही, ठीक है, मतलब 360 का आंसर आप समझ गए होंगे। कहीं कहीं 1968 दिया रहता है, इसमें फिलहाल 1959 दिया है, लेकिन 68 इसका आंसर होगा। मतलब 360 का आंसर आपका 1968 है कहीं कहीं किताब में। तो कन्फ्यूजन हो कमेंट में कर दीजिएगा। मार्क 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क 21 कई बार सवाल में कई बार आ चुका है। ये KVS NBS DSSB, इसको आप रट लीजिएगा। ये BPSC में भी पूछेगा, स्टेट में भी पूछेगा ही पूछेगा। तो फिलहाल 361 का आंसर है आपका। कब आया है? तो आपका आंसर होगा 1999 में आया है। 1999 में आया है, ठीक है। तो ये मार्क 21 किससे मिलकर बना है? ठीक है, ये बहुत बार सवाल आ चुका है। मार्क 21 कब आया और किसको मिलाकर मतलब विलय कर बना है? तो फिलहाल 362 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर। US मार्क और केन मार्क को मिलाकर बना है, ठीक है। ये खास तौर पे आपके लिए क्लासिफाइड कैटलॉगिंग का सवाल चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपका राजस्थान का चल रहा है और रेलवे का भी फोकस किया जा रहा है। जो रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिलहाल चलिए आगे बढ़ेंगे। मार्क 21 को अनुरक्षित किया जाता है, तो 363 का आंसर क्या होगा? तो 363 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा, ठीक है। और आपका NCERT बोला जा रहा है बुक को। बुक NCERT कंप्लीट करना चाहते हैं, बस 1 मिनट में लूँगा कि कोई भी आप बुक खास तौर पे NCERT बुक कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए ललिन एकेडमिक, खास तौर पे ललिन एकेडमिक के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर उनका चैनल देख के, क्योंकि लाइब्रेरी 2.0 ललिन एकेडमिक 2.0 के जन्मदाता उन्हीं को माना जाता है, ललिन एकेडमिक को ही। उन्हीं के द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है। तो फिलहाल जितना भी आप GK GS और बिहार SSC या दरोगा या कोई भी अन्य एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, BPSC टीचर हो या कोई भी, तो आप उनका चैनल जाकर देख सकते हैं ललिन एकेडमिक के द्वारा, ठीक है। फिलहाल BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ललिन एकेडमिक 2.0 पे ही चल रहा है, यही चैनल में चल रहा है, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। CCF, ये खास तौर पे याद रखिए यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन पूछा जा रहा है, तो कब बना है? तो CCF आपका 364 का आंसर होगा आपका ए। 1984 ईस्वी में बना है। 1984 ईस्वी में बना है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 365 क्वेश्चन। CCF के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 365 का आंसर होगा आपका प्रथम प्रकाशन 1984 में, तो द्वितीय प्रकाशन 1988 में हुआ था। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CCF अभिलेख संरचना प्रारूप किस मानक का विशेष कार्बन है? तो इसका बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। ISO 2709 बोला जाता है। 366 का आंसर होगा आपका ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ाई ऐसा करें कि आपको सवाल ढूंढना पड़े कि मैं जो जानता हूँ वो सवाल किस ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं जितना भी ज़्यादातर सवाल आपको देख सकते हैं कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं सवाल खोजता हूँ कि किस ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो पढ़ाई ऐसा करना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। 367 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एशिया 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि मेन एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद हैं? और दोनों सवाल देख सकते हैं, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ये ACR 2 के बारे में पूछ रहा है और CC के बारे में ये पूछ रहा है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में। तो फिलहाल फटाफट दोनों का आंसर बता सकते हैं जो जानते हैं। तो 367 का आंसर होगा आपका
367 का, मतलब एशिया 2 में मेन मुख्य प्रविष्टि का खास तौर पे बता देता हूँ आपको कि 8 अनुच्छेद होते हैं। कितने अनुच्छेद होते हैं? 8 अनुच्छेद होते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। और लेकिन CCF मतलब सॉरी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में 368 का आंसर, इसमें 6 अनुच्छेद किया जाता है। 6 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, मतलब आपको पता होना चाहिए कि लेडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेस नंबर, आपको ये पढ़ाया गया होगा। क्लासिफाइड में नहीं पढ़े हैं तो आप, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट भी होगा कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन का, तो आप लोग ज़रूर जाकर देख सकते हैं। थ्योरी मजबूत होना चाहिए। और फिलहाल अभी नए टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग उनका क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट लेसन यूनिट 1 से पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया 2 में शीर्ष भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? तो 369 का आंसर होगा आपका, 369 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, ए होगा इसका आंसर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट के तौर पे मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा, सॉरी PDF थोड़ा डाउन बन चुका है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोड़िए, हटाइए इसको, 2 क्वेश्चन काट देते हैं। 2 क्वेश्चन काटने से अच्छा है कि 3 क्वेश्चन काट देते हैं। 373 क्वेश्चन है। CC 373 क्वेश्चन है। CC के संकेतन के बाएं ओर के हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपके लिए। तो फिलहाल 373 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर। क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए छोड़ा जाता है, CRE बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISBD, जिसे हम आपको फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये निर्माण किया गया है। तो ISBD आपका इफ्ला के द्वारा किया गया है निर्माण। इफ्ला कब बना है? तो 1927 ईस्वी में बना है। तो 1927 ईस्वी में बना है। इफ्ला का फुल फॉर्म जो जानते हो कमेंट में कर सकते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। ठीक है, फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क। जैसे कि मार्क हम आपको बताएं कि 1960 ईस्वी में बना है। परियोजना की शुरुआत किस संस्था के सहयोग से हुआ था? ये याद रखिएगा, कब बना है, किसके द्वारा बनाया गया है। ईस्वी, स्टैब्लिश ईयर आपको स्टेट पास करना है खास तौर पे। तो 2 सवाल माइंड में जरूर याद रखिएगा, खास तौर पे ऐसा सवाल जो मार्क पूछ रहा हो या खास तौर पे ISBD पूछ रहा हो। ये सब सवाल ज़्यादातर आपसे सीधे तौर पे पूछेगा, ISBN नंबर पूछेगा कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुआ और किसके द्वारा शुरू किया गया। ये 2 सवाल माइंड में सेट कीजिएगा। तो फिलहाल 375 का आंसर आपका होगा, मार्क आपका 375 इफ्ला के ही द्वारा किया गया है। इफ्ला के ही द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ISBN नंबर के बारे में। जैसे हम आपको बताएं, पूछ दिया गया है क्वेश्चन कि ISBN नंबर का फुल फॉर्म क्या है। तो ISBN नंबर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है। मतलब 376 का आंसर होगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत के बाद हम आपके लिए लाया हूं। और बस मैं कुछ नहीं चाहता, फ्री में ही इतना मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए BPSC का क्लास चल रहा है। फिर से मैं बता देता हूँ कि BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि GK GS टीचर स्पेशल इसी चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। तो कोई भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं GK के माध्यम से। फिलहाल ISBN नंबर कितने अंकों का होता है? तो मैं बता देता हूँ कि 2006 के पहले आपका ISBN नंबर 10 अंकों का हुआ करता था, परंतु 2007 1 जनवरी 2007 के बाद ये 13 नंबर का अंक का प्रदान किया गया। तो आप कोई भी बुक लीजिएगा 2006 के पहले तो आपको 10 अंक का मिलेगा, परंतु 2007 के बाद आप लीजिएगा 1 जनवरी 2007 से, तो ये 13 अंकों का प्रदान किया गया है। ठीक है, फिलहाल आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISBN नंबर कितने अंकों का होता है? फिलहाल अभी जस्ट आपको
बताएं कि ये 13 अंकों का होता है। ठीक है, 378 का आंसर आपको पता होगा। स्टार्टिंग में आपका ये 10 अंकों का आंसर इसका ऐसे बी होगा, स्टार्टिंग पूछ रहा है तो, लेकिन अब पूछेगा तो 13 अंकों का है। ठीक है, चलिए फिलहाल जैसे कि हम अभी अब जस्ट समझाएं कि ISBN 10 नंबर से 13 अंक में किस वर्ष हुआ। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपको जस्ट समझाएं इसका फटाफट आंसर बताइएगा। 79 का आंसर होगा आपका। जस्ट अभी बताएं कि 1 जनवरी 2007 से आपका ये 13 अंकों का होने लगा। चलिए फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISBN नंबर आप समझ गए होंगे कि अब जानिएगा ISS नंबर। तो जानने से पहले फुल फॉर्म देख लीजिएगा। 381 क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि ISSN का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो ISS का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। मतलब 381 का आंसर होगा आपका ए होगा। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट में करके। फिलहाल ISS नंबर ये 13 अंकों का नहीं होता है, ना ही 10 अंकों का होता है। बचा 15 और 8। तो 15 8 में से आपका ISS नंबर 380 का आंसर ये 15 नंबर का भी नहीं होता है, मतलब 8 अंकों का है। ठीक है, ये 8 अंकों का होता है। ISBN नंबर, सवाल बहुत ही मस्त है। ISBN नंबर के अंक कितने भागों में बांटा गया है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। तो 13 अंकों में, पहले 10 अंकों का था तो ये 4 भागों में विभक्त था, परंतु अब ये 13 भागों में है। तो सबसे पहले इसको काटिएगा, 6 अंकों का नहीं है, ना ही 7 अंकों का है और ना ही 8 अंकों का है। तो इसका आंसर होगा आपका 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए फिलहाल कैसा लग रहा है क्लास बताते चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन आपका सब्जेक्ट वाई यूनिट वाई पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 अंकों के ISBN नंबर कितने चेक डिजिट के होते हैं? और मैं नोटिफिकेशन बता दूं कि अचानक आपको बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। लाइब्रेरियन का स्टेट छोड़ दीजिए, स्टेट का भी अभी हंगामा चल रहा है। लेट का फिलहाल है। ठीक है, तो लेट अभी फ़िलहाल आपका ले सकता है। लाइब्रेरी एलिजिबल टेस्ट बोला जाता है इसको। तो आप इसका तैयारी ज़बरदस्त रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और फिलहाल इसका आंसर चेक डिजिट होते हैं तो किस में चेक डिजिट होते हैं? तो 383। तो 383 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर। एक अंतिम संख्या का चेक डिजिट रहता है। ठीक है, क्लास बोलिएगा कैसा लग रहा है फटाफट, और वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले हम आपको बता देता हूं कि ISBN नंबर, जैसे कि हम आपको बताएं ये बिहार सक्षमता में आया हुआ है। ISBN नंबर भी पूछा जाता है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो फिलहाल 386 का आंसर होगा। जो जानते हैं कमेंट में कर सकते हैं। फिलहाल 386 का आंसर है RRLF के द्वारा किया जाता है। तो RRLF कब बना है आपको पता होना चाहिए कि 1972 ईस्वी में बना है। राजा राम राय मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बोला जाता है और इनका 200 वर्ष जन्मदिन के अवसर पर बनाया गया था। ये सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है इनका मुख्यालय। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो ये जवाब याद रखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि आपका BPSC का क्लास चल रहा है। खास तौर पे जो भी आप जनरल कंपटीशन भी आप करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद आपको करेंट अफेयर भी मिलेगा, डेली करेंट अफेयर मिलेगा आपको। क्वेश्चन आंसर बिना देखे बताइएगा। क्या है? लिब्रेमेट्री की विचारधारा का विकास किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका SR रंगनाथन जी के द्वारा। पहला सवाल, पहला आंसर SR रंगनाथन जी के द्वारा लिब्रेमेट्रिक शब्द का विचारधारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल आज का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्टर रंगनाथन के मोबाइल याद रखिएगा को क्या नाम दिया गया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा लाइब्रेरियनशिप बोला जाता है।
और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स आपको खास तौर पे अलग, मोबाइल लाइब्रेरी बुक लाइब्रेरी नहीं बोला जाता, बुक मोबाइल अलग होता है। और रंगनाथन जी के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल लाइब्रेरी अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आज का, रंगनाथन का ग्रंथालय विज्ञान में वही स्थान है जो भौतिक शास्त्र में आइंस्टीन का है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा आपका सी होगा, यूजिन गारफील्ड के द्वारा बोला गया है, यूजिन गारफील्ड के द्वारा बोला गया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आज का, ऐसा रंगनाथन को किस वर्ष मद्रास विश्वविद्यालय में ग्रंथालय रूप से नियुक्त किया गया था? जैसे कि ये सवाल हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे रंगनाथन जी का परिचय के तौर पे। तो चलिए इनका आंसर होगा आपका ए होगा 1924 ईस्वी में, ठीक है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो मैं बताया हूं उनको जरूर आप फटाफट आंसर बताइएगा। डॉक्टर रंगनाथन ने किस वर्ष भारतीय ग्रंथालय संघ के अध्यक्ष पद पर कार्य किया था? कब किया था आपको पता होना चाहिए। भारतीय ग्रंथालय संघ मतलब ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा, ये UGC नेट में भी सवाल पूछा जा चुका है, 2024 में इसका सवाल आया था। तो इसका आंसर होगा 1944 में, ठीक है। 1944 से लेकर 53 तक ये रहे थे, 1944 से लेकर 53 तक ये ILA के सदस्य रहे हैं अध्यक्ष के तौर पे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, DDC के कौन से संस्करण में लेखक के नाम को आख्या में सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, 16वां बोला जाता है, 16वां बोला जाता है, ठीक है। 16वां बोला जाता है, DDC के आख्या में सम्मिलित किया गया था, तो 16वां में बोला गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DDC बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज, क्लासिफिकेशन और कैटलॉग का महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि रेलवे के अकॉर्डिंग भी आज करवाया जा रहा है, क्योंकि उनका 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उनके लिए स्पेशल भी चलाया जा रहा है। DDC के 16वें संस्करण को किस वर्ष प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, 1958 ईस्वी में हुआ था। जैसे कि आपसे जस्ट पूछा था कि फेज रिलेशन आख्या सम्मिलित किस में किया गया था, तो 16वां। और दूसरा क्वेश्चन भी आपका वही है कि 16वां क्वेश्चन कब पर आया, तो आपका 1958 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मात्र आपको ललिन एकेडमिक के द्वारा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन आज का, वीडियो को लाइक करते हुए। DDC के 18वें संस्करण को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? याद रखिएगा 18 और 19 आपका 3 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। और 20, 21 और 22 और 23 आपका 4 खंडों में प्रकाशित है। तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर बी होगा, 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DDC के कौन से संस्करण में सारणी टेबल का प्रयोग शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ए होगा, 14वां संस्करण में किया गया था, 14वां संस्करण में किया गया था, ठीक है। और DDC के 18वें संस्करण में सारणी टेबल की आख्या कितनी थी? तो इसमें कितनी थी? तो 7 आख्या थी, 7 थी, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है आप बताइएगा, आज आपके लिए स्पेशल क्लास लिया जा रहा है। चलिए 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतर पक्ष दशा संबंध, ठीक है, का प्रयोग विषय निर्माण की कौन सी विधि के अंतर्गत किया जाता है? वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर आपका बी होगा, शिथिल समुच्चय प्रकार 2 में किया जाता है दशा संबंध का प्रयोग का निर्माण। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन आज का, 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्गीकरण की पद्धतियों को कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया है? तो वर्गीकरण पद्धति को आपका 6 श्रेणी में विभक्त किया गया है, 6 श्रेणी में विभक्त किया गया। ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और लाइब्रेरियन डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 12 अगस्त है। चलिए 13 क्वेश्चन आज का, LCC पद्धति को वर्गीकरण
कि कौन सी श्रेणी में अंतर्गत रखा गया है। तो किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसका आंसर होगा आपका शुद्ध परिमाणात्मक पद्धति, वर्गीकरण पद्धति में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 क्वेश्चन आज का। लगभग परिमाणात्मक पद्धति के अंतर्गत वर्गीकरण की कौन सी पद्धति को रखा गया है। लगभग परिमाणात्मक पद्धति में कौन सी पद्धति को रखा गया है, तो DDC को रखा गया है। DDC को रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन आज का। UDC को वर्गीकरण की किस पद्धति के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो UDC को आपका लगभग पक्षात्मक में रखा गया है, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति में रखा गया है। तो एक सवाल फिर से पूछा जाए, रिपीटेड किया जाए, जिससे आपको याद हो जाएगा कि लगभग परिमाणात्मक में कौन है, तो DDC है। और शुद्ध परिमाणात्मक वर्गीकरण में कौन है, तो आपका LCC है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PMEST किसके द्वारा लाया गया है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि PMEST किस DDC के अंतर्गत में लाया गया था, तो सेकंड में लाया गया था, परंतु पूर्णतः 4 DDC के संस्करण में लाया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका B, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया है PMEST। P से पर्सनालिटी याद रखिएगा, M से मैटर, E से एनर्जी, S से स्पेस, T से टाइम होता है। ठीक है, कॉमा डॉट सेमीकोलन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन आज का। रंगनाथन द्वारा कॉमन आइसोलेट को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। तो कॉमन आइसोलेट को 2 भागों में विभक्त किया गया है, 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ACI कितने प्रकार के होते हैं। ACI आपका 3 प्रकार के होते हैं। ACI आपका 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, PCI कितने प्रकार के होते हैं। तो PCI आपका 2 भागों में विभक्त है, लेकिन ACI आपका 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, 20 क्वेश्चन आज का। ग्रंथाक निर्मित करने का परिसूत्र किसके द्वारा किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र निर्धारित नहीं है। तो किसमें निर्धारित नहीं है, तो आपका आंसर होगा आपका D होगा, इसका ग्रामीण पुस्तकालय सेवा में, क्योंकि इसका निर्माण है चतुर्थ सूत्र, आपको पता होना चाहिए। समय का बचत किया जाता है, पाठक का समय बचाएं, 4th सूत्र यही बोलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन आज का। पुस्तकालय विज्ञान के 5 प्रथम सूत्र याद रखिएगा। 5 प्रथम सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ है। तो इसका आंसर होगा आपका 1931 ईस्वी में हुआ है। जैसे कि हम आपको जस्ट अभी बताएं रंगनाथन जी के बारे में जीवन परिचय बताते समय कि पुस्तकालय 1928 ईस्वी में बना है, परंतु पूर्णतः लागू हुआ है आपका 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन आज का। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंत ही बढ़ता है। तो आपको 5 लॉ याद करना अनिवार्य है। पहला लॉ बोलता है आपका पुस्तकालय उपयोग के लिए है। दूसरा बोलता है प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलनी चाहिए, अब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, थर्ड लॉ। चौथा है कि प्रत्येक पाठक का समय बचाएं, और चौथा बताता है आपका पांचवा बताता है कि वर्धनशील संस्था है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि डी होगा इसका आंसर। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC
रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पूर्ण निर्वाचन करने के रूप में किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा देख सकते हैं, यूजीसी एनटीए में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है 2020 में। इसका आंसर होगा आपका बी, बुक्स ऑफ फॉर यूज में बोला गया है। बुक्स फॉर यूज में बोला गया है। बुक आर फॉर यूज मतलब आपको पता होना चाहिए, बुक आर फॉर यूज मतलब पुस्तक उपयोग के लिए प्रथम लॉ में बोला गया है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो रेलवे में फॉर्म फिल किए हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए स्पेशल क्लास रहेगा आज के लिए। 25 क्वेश्चन है आज का। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्नलिखित में कौन सा चौथा नियम है। तो चौथा नियम आपको पता होगा कि पाठक का समय बचाएं, यही होगा इसका आंसर, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया है 25 क्वेश्चन आज का ख़त्म। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। 26 क्वेश्चन, अलमारी तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन सा योगदान देता है। तो इसका आंसर होगा आपका तीसरा नियम यूज करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन आज का, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। इसका आंसर होगा आपका दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ बोलता है, सेकेंड नियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक बड़ा नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि आपका थ्योरी क्लास भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, थ्योरी क्लास भी शुरू कर दिया गया है, जिनको देखना है वो जाकर देख सकते हैं। वो स्पेशल आपको नया टीचर, लाइब्रेरियन के नए टीचर को नियुक्त किया गया है, जो वो NBS स्कूल के वो लाइब्रेरियन के पोस्ट पे हैं। उनको टाइम नहीं है, परंतु वो फिर भी एक आपके लिए शॉर्ट वीडियो के तौर पे यूनिट वाई पढ़ाया जा रहा है थ्योरी क्लास, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं बड़ा नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि आपका ये थ्योरी क्लास स्टार्ट हो चुका है, और उन स्पेशल उनके लिए कि जो भी अभी लाइब्रेरी साइंस कर ही रहे हैं उनके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो कर लिए हैं और जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे BPSC का, उनके लिए तो और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनिट वाई आपको पहला वीडियो पोस्ट हो चुका है पार्ट 1, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम का अनुसार पुस्तकालय भवन का स्थान है। तो इसका आंसर होगा पहला होगा। ठीक है, 29 क्वेश्चन आज का, पाठन सामग्री को कुशल संरक्षण का एक विशेष संगठन निहितार्थ करता है। ये KVS में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका ए होगा, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका KVS NVS में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में क्या है। इसका आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम, खुला पहुंच। आपको ये आंसर बहुत ही बढ़िया है। आपसे पूछेगा कि OCLC किस में पाया जाता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओस्मोसिस में सिद्धांत का संबंध है, इनका किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, पुनः वर्गीकरण से संबंधित है, पुनः वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन आज का, किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह CRG बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है की स्थापना की गई। तो इसका आंसर होगा आपका 1952 में की गई है, 1952 में की गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बिहार लाइब्रेरियन में पूछा जाएगा। ठीक है, और आज 12 तारीख है लाइब्रेरियन डे के तौर पे, तो उम्मीद है कि 13 और 14 तारीख को लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जारी होगा 15 अगस्त तक। ठीक है, तो ये आप उम्मीद ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद नहीं आता है तो आप लोग बिहार लाइब्रेरियन का सपना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर नहीं देने वाली है सरकार। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट की स्थापना किसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। पॉट ऑटलेट हेनरी लाफॉन्ट, तो आपको पता होना चाहिए खास तौर पे 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में UDC की स्थापना किया गया था, UDC की स्थापना किया गया था।
ठीक है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। 34 क्वेश्चन है, सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, किसने किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन भी कर रहा होगा कि सर डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा ही सीसी लाया गया है, तो परंतु आपको 6ठा संस्करण तक ही वो कर पाए थे, क्योंकि इसके बाद जो 7वां संस्करण आपका आया 1987 में 1987 ईस्वी में आया था, तो उस समय इनका देहांत हो गया था, क्योंकि इनका देहांत 1972 ईस्वी में हो चुका था। उसके बाद ये आंसर होगा आपका डी, शारदा रंगनाथन अंशदान के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताता चलूँगा। 35 क्वेश्चन आज का, दशा मतलब फेडरेशन को दो या दो से अधिक विषय और के स्थान पे संयोजन करता है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, एकल विचार को संयोजन करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन आज का, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है, तो इसका आंसर होगा वेब डीबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 2000 में प्रकाशित हुआ था वेब डीबी, और ऐसे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेब भी बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा 23वां संस्करण, जो 2011 में प्रकाशित हुआ था, 23वां संस्करण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीडीसी के 19वां संस्करण के दूसरे सार्स निम्नलिखित अंकन को उनके संगत पदों में सम्मिलित कीजिए, तो 37 का आंसर होगा आपका। चलिए कुछ विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, एक आपका 110 का होगा तर्क बोला जाता है, मतलब एक आपका डी होगा। सीधे देखिएगा डी किस में आ रहा है, सॉरी 110 में आपका मेटाफिजिक्स आएगा। 110 में आपका 103 मतलब ए का 3 कौन है, तो ए का 3 आप में आपको बी और डी में दिखा रहा है। ठीक है, ए का 3। तो चलिए आगे जान लेते हैं 120 में कौन सा आएगा, तो 120 में आपका आएगा ज्ञान मीमांसा मतलब कार्यकरण, मतलब सेकंड होगा। 120 में सेकंड होगा, कौन सा है, तो बी में सेकंड ही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर देख लेते हैं। सी का 160 का आंसर होगा आपका, 160 का आंसर होगा चौथा तर्क होगा, मतलब सीधा आंसर आपका जाता है डी में। डी में इसका आंसर जाता है। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी का पहला नीति शास्त्र बोला जाता है, और वीडियो को जो लाइक नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए 46 क्वेश्चन, खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि हम अपने छात्र जितने मेरे दोस्त लोग हैं देख रहे हैं डेली, उनको मैं अनुरोध भी किया हूँ कि नए नए क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, किस तरह का सवाल आपको मिल सकता है। सारा क्वेश्चन मैं आपसे, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई क्वेश्चन से वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम क्या बोलता है, तो 5वां नियम आपको जस्ट अभी हम समझाएं कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, PDF है आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन आज का। 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है, तो इसका आंसर होगा आपका सी देता है, द्वितीय नियम बोला जाता है। ठीक है, 48 का आंसर आपका द्वितीय नियम बोला जाएगा। ठीक है, बीच में क्वेश्चन कट चुका है आपका, मैं माफ़ी चाहूँगा। सीधे आप 50 क्वेश्चन पर टच कर रहे हैं। 49 क्वेश्चन है, विस्तार सेवा का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र को संयुक्त
किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका DSSB 2014 में पूछा गया है। इसका आंसर आपका बी होगा, द्वितीय नियम बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आज का 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। लाइब्रेरियन, याद रखिएगा, लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका डी होगा, प्रथम नियम बोला जाता है। प्रथम नियम बोला जाता है। ठीक है, ये आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो रेलवे में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और ये क्लासिफिकेशन और कैटलॉग का डीप क्वेश्चन था। तो मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि जो ये क्लास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा क्लास आज आपका। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिन के लिए छुट्टी था राखी के शुभ अवसर पे। तो चलिए आज से रेगुलर क्लास रहेगा रोज़ रात 8 बजे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।